नमस्कार साथियों, मैं निशांत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म संभव एजुकेशन क्लासेस पर, इस उम्मीद के साथ कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ, व्यस्त, मस्त और ज़बरदस्त होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रखते हुए तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, प्यारे भाइयों बहनों, हम लोग यूपी पीटी 2023 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के 1000+ प्रश्नों पर शानदार व्याख्या के सहित चर्चा कर रहे हैं। हमने 2 पार्ट देख लिया है, आज हमारा तीसरा एपिसोड है और शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न। क्या है पहला प्रश्न भैया? पहला प्रश्न है, पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था का सिद्धांत किसने दिया था? एडम स्मिथ ने, जेम्स कीन्स ने, कार्ल मार्क्स ने या जेम्स लॉन्ज ने? बताओ भैया इसका क्या राइट आंसर होगा। देखिए, अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो अर्थव्यवस्था अगर बंटवारे के हिसाब से देखा जाए तो अर्थव्यवस्था, इसको हम बांटते हैं अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था को अगर देखें कि नियंत्रण के आधार पर जो 3 प्रकार बताए गए हैं अर्थव्यवस्था के, एक होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्या होती है? एक होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरी होती है राज्य अर्थव्यवस्था। एक होती है पूंजीवादी, दूसरी होती है राज्य अर्थव्यवस्था, और तीसरा जो होता है वो होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या होती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। ठीक है, पूंजीवादी, राज्य अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। यहीं से राज्य अर्थव्यवस्था का जो सिद्धांत है, जैसे आप अगर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात करें तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जो सिद्धांत है वो, उसमें ये कह सकते हैं कि उसमें जो नियंत्रण होता है वो निजी क्षेत्र के हाथ में होता है। इसमें नियंत्रण किसके हाथ में होता है? ये कह सकते हैं प्राइवेट के हाथ में होता है। जो राज्य अर्थव्यवस्था है इसके 2 टाइप्स बताए गए हैं। एक होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था और एक होती है साम्यवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, साम्यवादी अर्थव्यवस्था। इसके 2 कैटेगराइजेशन किए गए हैं, 2 प्रकार किए गए हैं। समाजवादी का जीता जागता उदाहरण आपका रूस है और साम्यवादी का जीता जागता उदाहरण आपका उत्तर कोरिया और चीन है। समाजवादी में क्या होता है? इसमें सरकार का हस्तक्षेप होता है। किसका? सरकार का पूर्णतः हस्तक्षेप होता है। और जो साम्यवादी है इसमें जो सबसे बड़ी ताकत होती है, मतलब इसका जो नियंत्रण है वो तानाशाही तरीके से होता है। किससे होता है? तानाशाही तरीके से होता है। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करें तो इसकी जो बात कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था में जितना, मतलब ये कह सकते हैं सरकार अगर 50% से 60% है तो जो प्राइवेटाइजेशन है वो 40% रहेगा। मतलब 60 और 40 का अनुपात रहेगा। किसमें? ये गवर्नमेंट में और प्राइवेट में। बात क्लियर है? मतलब यहाँ पे जो है जन कल्याण के लिए भी कार्य होगा और देश के विकास के लिए भी कार्य होगा। ठीक है, इसमें इसका नियंत्रण सार्वजनिक और निजी दोनों हाथों में होता है। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें मिश्रित अर्थव्यवस्था के सिद्धांत की तो इसका सिद्धांत जो दिया था वो जेम्स कीन्स ने दिया था। किसने दिया था? जेम्स कीन्स ने इसका सिद्धांत दिया था। अगर यहाँ बात करें किसकी? मिश्रित अर्थव्यवस्था की। किसकी? मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो सिद्धांत है वो जेम्स कीन्स ने दिया था। उसके बाद अगर हम बात करें पूंजीवादी की, पूंजीवादी का सिद्धांत किसने दिया था? एडम स्मिथ ने दिया था। किसने? एडम स्मिथ ने दिया था। तो एडम स्मिथ की बात करें तो किस सिद्धांत पर काम करते हैं? ये काम करते हैं पूंजीवादी सिद्धांत है। बात क्लियर है? उसके बाद कार्ल मार्क्स पे आते हैं। किस पे? कार्ल मार्क्स पे आते हैं। तो कार्ल मार्क्स ने ही पहली बार जो है पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था का सिद्धांत दिया था। क्या? राज्य अर्थव्यवस्था का सिद्धांत दिया था। राज्य अर्थव्यवस्था का सिद्धांत दिया था। और कार्ल मार्क्स ने आगे चल करके इसका जो है एक आदर्श स्वरूप जो नजर आया वो समाजवादी अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित करने का था। एडम स्मिथ के विरोध में कार्ल मार्क्स ने यह सिद्धांत दिया था। ठीक है, बात कर लेंगे जेम्स लॉन्ज की। तो जेम्स लॉन्ज ने कहा था कि समाजवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अगर समाजवादी, जैसे यहाँ पे समाजवादी और पूंजीवादी हो गया, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था को और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को एक दूसरे की तरफ क्या बढ़ना चाहिए? कदम बढ़ना चाहिए। जेम्स लॉन्ज ने कहा था। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है? पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था का सिद्धांत किसने दिया था? तो वो दिया था कार्ल मार्क्स ने। बात क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न आपका है कि इसमें जो है अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र है जो पर्यावरण पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर करता है?
प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थक? इसके बताओ भैया। देखिए अगर हम इसकी चर्चा करें कि भैया ये बताओ पर्यावरण का प्रत्यक्ष स्वरूप किस पे दिखाता है, तो पर्यावरण का प्रत्यक्ष स्वरूप प्राथमिक पे दिखाता है, द्वितीयक पे दिखाता है या तृतीयक पे दिखाता है या चतुर्थक पे दिखाता है। देखिए अगर हम बात कर लें आर्थिक जो क्रिया होती है सर्वाधिक प्राकृतिक हस्तक्षेप की, वो होती है आपके प्राथमिक क्षेत्र में, ठीक है। जैसे आपके प्राथमिक क्षेत्र में जैसे कृषि हो गया, क्या कृषि हो गया, वानिकी हो गई, कृषि वानिकी, अगर आपसे पूछे मत्स्य पालन, क्या मत्स्य पालन, अगर आपसे पूछे मत्स्य पालन आपसे पूछे, उसके बाद मत्स्य पालन के बाद पशुपालन पूछे, क्या पशुपालन अगर आपसे पूछे, फिर इसके बाद अगर आपसे पूछे खनन, जो खनन होता है, कोयले खनन होता है या जो भी, तो ये कृषि वानिकी मतलब ये कह सकते हैं पर्यावरण का जो प्रत्यक्ष प्रभाव हो वो प्राथमिक क्षेत्र में पड़ता है। और इसमें संलग्न जो व्यक्ति होते हैं प्राथमिक क्षेत्र में, जितने भी संलग्न जो कर्मचारी होते हैं, जो श्रमिक होते हैं, इनको रेड कॉलर जॉब, क्या रेड कॉलर जॉब के जरिए सांकेतिक रूप से बताया जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि इसकी द्वितीयक क्षेत्र की। तो द्वितीयक क्षेत्र में मेरे दोस्त, द्वितीयक क्षेत्र में आपका विनिर्माण क्षेत्र शामिल होता है, क्या विनिर्माण क्षेत्र, कौन सा विनिर्माण क्षेत्र जो है ये द्वितीयक क्षेत्र में शामिल होता है। विनिर्माण हो गया, विद्युत हो गया, ठीक है, विनिर्माण हो गया, विद्युत, गैस, जल आपूर्ति, क्या जल आपूर्ति हो गई, विद्युत, विनिर्माण, गैस, जल आपूर्ति, ठीक है। ये सब जो है आते हैं आपके द्वितीय क्षेत्र में। मतलब आप इसमें ये कह सकते हैं इसको औद्योगिक क्षेत्र इसी कारण कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। औद्योगिक क्षेत्र या विनिर्माण क्षेत्र बोला जाता है, औद्योगिक क्षेत्र बोला जाता है, ठीक है। और इसमें देखिए जो इसमें जॉब करते हैं उनको कहा जाता है व्हाइट कॉलर जॉब, व्हाइट कॉलर जॉब इनको कहा जाता है। तृतीयक क्षेत्र की बात करें, जो तृतीयक क्षेत्र ये विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन करता है, जैसे व्यापार हो गया, आपका होटल हो गया, आपका परिवहन हो गया, ठीक है, परिवहन हो गया। उसके बाद जैसे जो वित्तीय अचल संपत्ति, व्यावसायिक सेवाएं हैं, लोक प्रशासन, रक्षा व अन्य सेवाएं जो है ये तृतीय क्षेत्र में आती हैं। एक चीज और समझ लीजिए कि जो तृतीय क्षेत्र है भारतीय अर्थव्यवस्था में, जो इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था में जो आपकी जीडीपी होती है, भारतीय अर्थव्यवस्था की जो जीडीपी होती है, इसमें सर्वाधिक योगदान करता है। सर्वाधिक योगदान कौन करता है? आपका तृतीय क्षेत्र करता है, ठीक है। चतुर्थक की बात करें तो इसमें जो आईटी सेक्टर हैं, आईटी सेक्टर ये आते हैं, आपके आईटी सेक्टर जो है चतुर्थक में आते हैं। पूछा क्या पर्यावरण का प्रत्यक्ष प्रभाव जो है ये आपका प्राथमिक क्षेत्र पड़ता है। आप ऐसे समझिए, मतलब आप एक समोसा बनाइए, समोसा आप यहाँ बनाएंगे ना, समोसा में पड़ेगा क्या? आलू पड़ेगा। आलू कहाँ पैदा होगा? धरती के अंदर पैदा होगा, किसान पैदा करेगा। आलू को गरमाएंगे, मसाला बनाएंगे, जब समोसा बना देंगे तो वो आपका मतलब आलू आना ये आपका प्राथमिक क्षेत्र हो जाता है। आलू को जो है बॉयल करना और उसका जो चोखा बनाते हैं हम लोग वो बनाना, वो आपके विनिर्माण द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा। लेकिन समोसा बना करके जैसे ही आपने बेचा वो आ गया तृतीय क्षेत्र में, ठीक है। और अगर आपने उस समोसे को क्या किया, प्रचार प्रसार बढ़िया हाईटेक कर दिया तो चतुर्थ क्षेत्र में पहुंच जाता है। बात क्लियर है? इसमें राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूछा है किस अर्थशास्त्री ने आर्थिक विकास को अधिकारिता तथा क्षमता के विस्तार के रूप में परिभाषित किया है? अमर्त्य सेन ने, महबूबुल हक ने, जेम्स स्मिथ ने या इनमें से कोई नहीं? बताओ भैया किसने जो है इनको अधिकारिता और क्षमता के रूप में विकसित करने का ये जो है कहा है, ठीक है। देखिए अगर हम इसमें बात करें कि इसमें जैसे एक नाम आप जो है अमर्त्य सेन, पहला नाम अमर्त्य सेन का है, ठीक है। अमर्त्य सेन जो है ये कह सकते हैं कि जो मानव विकास सूचकांक है, ये नोबेल इनको मिला था, हालांकि मानव विकास सूचकांक जिसको कौन जारी करता है? यूएनडीपी जारी करती है, ठीक है। यूएनडीपी जारी करती है। इस मानव विकास सूचकांक में दो व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट थे। एक तो महबूब उल हक और दूसरे व्यक्ति थे आपके अमर्त्य सेन, ठीक है।
इन दोनों के सहयोग से ही यूएनडीपी जो है पहली दफा 1990 मानव विकास सूचकांक को प्रदर्शित किया था। मानव विकास सूचकांक एक सांख्यिकीय सूचकांक जिसमें जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, आय और सूचकांक शामिल हैं। ठीक है, इसको प्रत्येक वर्ष यूएनडीपी जारी करता है। महबूबुल हक के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। तो हमने बताया महबूबुल हक जो है ये भारतीय मतलब ये कह सकते पाकिस्तानी जो है कलाकार, पाकिस्तानी आर्थिक सलाहकार थे। ठीक है, इन्होंने जो है गरीबी के विरुद्ध लड़ाई के रूप में इसको परिभाषित किया है। किसको? आर्थिक विकास को। इन्होंने कहा कि जो गरीबी के विरुद्ध एक लड़ाई है ये। ठीक है, गरीबी के विरुद्ध एक लड़ाई, गरीबी के विरुद्ध एक लड़ाई, इसमें इन्होंने मानव विकास सूचकांक को रखा था। ठीक है, पूछा क्या है? आर्थिक विकास की अधिकारिता और क्षमता के विस्तार के रूप में मानव विकास किसने जो आर्थिक विकास को परिभाषित किया था? तो जो अमर्त्य सेन थे, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित जो है अर्थशास्त्री थे, इन्होंने ही ऑप्शन ए, इन्होंने ही क्या कहा था? इन्होंने ही कहा था कि आर्थिक विकास को अधिकारिता तथा क्षमता के विस्तार के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए, जिसका तात्पर्य यह है कि जीवन पोषण, आत्मसम्मान और स्वतंत्रता। बात क्लियर है? पूछ सकता है, पूछ ले तो इसका मतलब होता है जीवन पोषण, आत्मसम्मान और स्वतंत्रता जो है ये इसके हक में आते हैं। जेम्स स्मिथ की कोई चर्चा नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप इसमें ऑप्शन नंबर डी इसमें हो नहीं सकता, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर, विश्व खुशहाली रिपोर्ट कौन जारी करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करती है, विश्व आर्थिक मंच जारी करता है, नेशनल संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क जारी करता है, या बेल्ट हंगर हिल्फ एवं कंसर्न वर्ल्ड वाइड जारी करता है? बताओ भैया कौन जारी करता है? देखिए अगर हम इसकी चर्चा करें विश्व खुशहाली रिपोर्ट की, तो विश्व खुशहाली रिपोर्ट जो है ये आपका जारी करता है, जैसे जारी करने का जो काम है ये किसका अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ये क्या जारी करती है? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है ये भ्रष्टाचार, क्या? भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जारी करती है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जारी करती है, बोध सूचकांक जारी करती है, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक ये जारी करती है। बात क्लियर है? जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है ये भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जारी करती है। ठीक है, तो इसमें जो भारत का स्थान अभी वर्तमान में है, वर्तमान में भारत का स्थान इसमें है 85, 85वां स्थान है। ठीक है, विश्व आर्थिक मंच क्या जारी करता है? तो विश्व आर्थिक मंच जो है ये वैश्विक लैंगिक अंतराल, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट जारी करता है। ठीक है, रिपोर्ट जारी करता है। विश्व आर्थिक मंच वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट जारी करता है। इसमें वर्तमान में जो भारत का स्थान है वो है 127 नंबर, है ना। ठीक है, 127 नंबर भारत का स्थान है। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क जो है ये विश्व खुशहाली रिपोर्ट जारी करता है। क्या? विश्व खुशहाली रिपोर्ट, विश्व खुशहाली रिपोर्ट जारी करता है। ये कौन जारी करता है? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। इसमें जो भारत की रैंक है वो आपकी 126 रैंक है। ठीक है, वर्तमान में 126 रैंक है। अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें वेल्ट हंगर हेल्थ एंड कंसर्न वर्ल्ड वाइड की जो रिपोर्ट है ये जारी करता है वैश्विक भूखमरी सूचकांक। ठीक है, वैश्विक भूखमरी सूचकांक। ठीक है, वर्तमान में अगर बात करें तो इसमें जो भारत की रैंक है वो 107वीं रैंक है। ठीक है, 107वीं रैंक है। बात क्लियर है? जैसे अब देखिए इसमें सारी चीजें हैं, जैसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल क्या करती है? भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जारी करती है, जिसमें भारत का 25वां स्थान है। विश्व आर्थिक मंच क्या करता है? वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट जारी करता है, इसमें भारत का स्थान 127वां है। और संयुक्त राष्ट्र विकास समाधान जो है विश्व खुशहाली रिपोर्ट जारी करता है, जिसमें भारत का 126वां स्थान है। और वेल्ट हंगर हेल्थ एंड कंसर्न वर्ल्ड वाइड जो जारी रिपोर्ट करता है वैश्विक भूखमरी सूचकांक जारी करता है, इसमें भारत का स्थान 107वां है। बात क्लियर है? तो इसमें राइट आंसर विश्व खुशहाली रिपोर्ट का हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें ऑप्शन नंबर सी क्या राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा, भारत में आर्थिक योजना संबंधी प्रस्ताव सर्वप्रथम कब आया था? 1934 में आया था, 1938 में आया था, 1944 में आया था, या 1950 में आया था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए क्या पूछा है, भारत में आर्थिक योजना संबंधी, ठीक है, भारत में आर्थिक योजना संबंधी जो प्रस्ताव पहली दफा कब आया था? तो देखिए हम एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले जो आया था 1934 में आया था। ठीक है, इसमें आया गया था विश्वेश्वरैया थे, विश्वेश्वरैया की पुस्तक एक थी प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया।
प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया जो है, ये इनकी पुस्तक आई थी, ठीक है। इसमें भारत के विकास के लिए 10 वर्षीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया था, पहली दफा इसमें होगा। 1938 में क्या हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस INC ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, किसमें, JL नेहरू की अध्यक्षता में जो है पहली दफा राष्ट्रीय नियोजन समिति बनाई। क्या, राष्ट्रीय नियोजन समिति, राष्ट्रीय नियोजन समिति। देखिए कैसे रूप परिवर्तित हो रहा है, ठीक है। पहले आया 10 साल का, जो अभी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, विश्वेश्वरैया ने 10 वर्षीय योजना बनाने का प्लान बनाया था, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 1944 में क्या घटित हुआ। 1944 में बंबई के 8 उद्योगपतियों ने बॉम्बे प्लान घोषित किया। क्या किया, बॉम्बे प्लान घोषित किया, बॉम्बे प्लान प्रस्तुत किया, और उसमें 15 सूत्रीय जो योजना थी उसको वो बताया। बॉम्बे प्लान के जो सूत्रधार थे, क्या लाया, बॉम्बे प्लान, इसके सूत्रधार अगर पूछा जाए आपसे तो वो आरदेसर दलाल थे। कौन थे, आरदेसर दलाल, ठीक है। आरदेसर दलाल जो है इसके सूत्रधार थे। आगे क्या हुआ, 1945 में, 1945 में क्या हुआ, MN राय जो है ये लेके आते हैं क्या, जन योजना लेकर के आते हैं। इसी का परिवर्तित रूप था बॉम्बे प्लान का। और सबसे अंतिम रूप जो था 1950 में JP जयप्रकाश नारायण ने जो है सर्वोदय योजना लेकर के इन्होंने अब पटल पर रखा। किसको, सर्वोदय योजना को, जिसको मान्यता देते हुए जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार 15 मार्च 1950 को किसका गठन किया, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन कर दिया गया। किसका, योजना आयोग का गठन कर दिया गया। और योजना आयोग अभी जैसे हाल ही में जो है नीति आयोग का गठन हुआ है, आगे चर्चा हम लोग करेंगे उसका, योजना आयोग के स्थान पर उसका गठन हुआ है। तो जो योजना आयोग था वो कैसा निकाय था, जो योजना आयोग था वो गैर संवैधानिक निकाय था। क्या था, गैर संवैधानिक निकाय था, गैर संवैधानिक निकाय था, ठीक है, गैर संवैधानिक निकाय था, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री हुआ करते थे। और भारत की पहली पंचवर्षीय, जैसे अगर यहीं से योजना आयोग ने शुरू करी, राष्ट्रीय विकास परिषद की सहमति से पहली जो पंचवर्षीय योजना लॉन्च हुई, वो लॉन्च हुई 1 अप्रैल 1951 को। क्या होता है, पहली पंचवर्षीय योजना लॉन्च होती है। बात क्लियर है मेरे भाई। इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा, आर्थिक योजना संबंधित प्रस्ताव पहली दफा कब आया था, 1934 में आया था। बात क्लियर है। ये आर्थिक योजना का पूरा प्रारूप था। 1934 में विश्वेश्वरैया ने प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया के नाम से एक पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने बताया कि 10 वर्ष के लिए हम ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे भारत का विकास हम लोग गिनेंगे, कितना विकास हो कितना नहीं हुआ। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में जो है एक राष्ट्रीय नियोजन समिति गठित करती है, जो ये कहती है कि भारत के विकास के लिए जो कार्यक्रम है वो निर्धारित किए जाने चाहिए। और उसके बाद 1944 में बॉम्बे के 8 उद्योगपतियों ने मिलकर के जो है बॉम्बे प्लान घोषित किया, जिसके सूत्रधार आरदेसर दलाल थे। इन्होंने भी इसकी बात कही कि हमको हमारी चीज, जैसे जो हमारा देश है, किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए एक लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा और उस लक्ष्य पर काम करना पड़ेगा, जिसको आगे चल करके 1945 में MN राय ने जन योजना का नाम दिया और जो जयप्रकाश नारायण थे उन्होंने सर्वोदय योजना का नाम दिया, जिसको अंतिम रूप देते हुए जवाहरलाल नेहरू ने 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया, जो एक गैर संवैधानिक निकाय था। और इसी के तहत 1 अप्रैल 1951 को पहली दफा क्या आता है, पहली पंचवर्षीय योजना आती है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, 6वां नंबर लेते हैं। क्या है 6वां नंबर, निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था। प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना या चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। बताओ भैया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए अगर हम बात करें प्रथम पंचवर्षीय योजना की, इसके विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो हेराल्ड-डोमर मॉडल पर आधारित थी। क्या, हेराल्ड-डोमर मॉडल पर आधारित थी। किस पर आधारित थी, हेराल्ड-डोमर मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था, इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो है अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना। क्या था, अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास। कैसा विकास हो, संतुलित हो, समायोजित विकास हो, संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना था, ठीक है, प्रक्रिया आरंभ करना था। और पहली पंचवर्षीय में सबसे जो प्रमुख कार्य हुआ वो भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर जो बनाया गया, भाखड़ा नांगल बांध बनाया गया, ठीक है। उसके बाद ब्यास परियोजना,
ब्यास परियोजना ब्यास नदी पर, उसके बाद दामोदर परियोजना दामोदर नदी पर, दामोदर नदी घाटी परियोजना दामोदर परियोजना ये लाई गई, ठीक है, दामोदर नदी घाटी परियोजना, ठीक है। और ये सारी चीजें हुई। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ भी 1952 में हो गया था, प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान ही, ठीक है, क्योंकि पहली जो पंचवर्षीय योजना थी वो आई थी आपकी 1 अप्रैल 1951 को। कब आई थी? 1 अप्रैल 1951 को आई थी। तो 51 से लेकर के 56 तक ये थी पहली पंचवर्षीय योजना, ठीक है। उसका द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात करें तो जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी ये भैया आपकी कब से कब तक थी? ये 1956 से लेकर के 1961 तक थी। कब तक थी? 1956 से लेकर के 1961 तक थी। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, ठीक है। और इसमें जो है इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था समाजवादी समाज की स्थापना करना। क्या था भैया? समाजवादी समाज की स्थापना करना, समाजवादी समाज की स्थापना करना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? समाजवादी समाज की स्थापना करना। और इसका जो महत्वपूर्ण कार्य हुआ इसमें ये हुआ दुर्गापुर, क्या हुआ? दुर्गापुर, उसके बाद आपका भिलाई, दुर्गापुर भिलाई, उसके बाद राउरकेला, दुर्गापुर भिलाई राउरकेला में जो क्या हुआ? इस्पात कारखाने लगाए गए दुर्गापुर भिलाई और राउरकेला में। बात क्लियर है भैया? इसमें जो है आगे चल करके जो है आर्थिक और सामाजिक योजना को भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में रखा गया, ठीक है, इसी की देन है। अब तृतीय पंचवर्षीय योजना की बात कर लेते हैं भैया। तृतीय पंचवर्षीय योजना जो है इसमें ये समझ लीजिए ये आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये योजना थी। इसका उद्देश्य था क्या? आत्मनिर्भर खुद बनाना। मतलब जैसे अभी मोदी जी जो अभी लेकर के आए थे कार्यक्रम कुछ दिन पहले, मेड इन इंडिया, तो भारत में आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो है ये लाया गया था, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ? जो बोकारो स्टील प्लांट था, बोकारो आयरन प्लांट और स्टील प्लांट, बोकारो किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से इसको जो है खोला गया, ठीक है। और इसी के दौरान ये दरअसल ये पंचवर्षीय योजना जो है ये 1961 से लेकर के 66 तक थी। और इसी में क्या आता है? इसी में आती है आपकी हरित क्रांति। और हरित क्रांति कौन लेकर के आता है मेरे दोस्त? हरित क्रांति लेकर के आते हैं MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन लेकर के आते हैं। और पूछा जाता है हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है विश्व में? तो नॉर्मन ई बोरलॉग कहा जाता है। और भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? MS स्वामीनाथन कहा जाता है। हरित क्रांति का जो प्रभाव पड़ा, सबसे ज्यादा विकास किसमें हुआ? तो गेहूं और चावल के उत्पादन में हुआ। लेकिन इसका जो दुष्प्रभाव पड़ा वो दाल में पड़ा। किसमें? दाल, अरहर के उत्पादन में, या जो दाल है उस पर उत्पादन में दुष्प्रभाव पड़ा था, ठीक है। और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की बात कर लेते हैं मेरे भाई। जो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना थी इसमें जैसे देखिए हुआ क्या कि बीच में अब तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद मोरारजी देसाई की सरकार आती है, ठीक है। और इसमें योजना अवकाश लिया जाता है। बात क्लियर है? इसमें जो है जैसे भारत पाक युद्ध आप देखेंगे होता है और इसमें योजना का अवकाश लिया जाता है। और फिर जो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना है ये शुरू होती है 1969 से और चलती है कब तक? 1974 तक। और यह किस मॉडल पर आधारित थी? तो यह जो है DR गाडगिल, किस मॉडल पर? DR गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। DR गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। और इसका जो उद्देश्य था वो था आपका स्वायत्तता, स्थायित्व के साथ विकास, स्थायित्व के साथ विकास और आर्थिक निर्भरता इसका विकास था। आर्थिक निर्भरता, ठीक है। 1974 में इसकी 1969 से लेकर 74 तक इसकी बात होती है। इस योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर जो थी वो सबसे ज्यादा थी, क्योंकि इसके जस्ट पहले जो है हरित क्रांति आई थी और हरित क्रांति का प्रभाव भी इस पर दिख रहा था। और इसमें एक और क्रांति जन्म लेती है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। वह क्रांति का नाम क्या था? उस क्रांति का नाम था श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति का जन्म होता है। और श्वेत क्रांति जो है जब जन्म होता है तो इसमें यह कह सकते हैं दुग्ध उत्पादन के लिए इसको लेके आया जाता है। और ये कहीं ना कहीं
जो भारत में वर्तमान में जो दूध की प्रतिपूर्ति है, वो इसी के लिए जो है गुजरात में अमूल फैक्ट्री, अमूल दूध पीता इंडिया जो नाम सुनेंगे, वो श्वेत क्रांति के दिन थे 1919 या 1919-21 में जो है इसकी स्थापना हो गई थी और भारत आत्मनिर्भर बनने की तरफ अग्रसर हुआ था। पूछा क्या भैया, प्रश्न में पूछा है इनमें से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था? तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, समाजवादी समाज की स्थापना का उद्देश्य द्वितीय पंचवर्षीय योजना का था। बात क्लियर है? जिसमें दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला जैसे संयंत्र स्थापित किए गए थे और यह योजना पीसी महालोनी बस मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न लेते हैं। क्या 7वां भैया? 7वां है नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 20 जुलाई 2004 को, 29 जुलाई सन 2020 को, 1 जनवरी 2015 को, 22 जुलाई 1982 को। देखिए, अगर हम बात करें 20 जुलाई 2004, तो 20 जुलाई 2004 की अगर हम बात करते हैं तो 20 जुलाई 2004 को एक आप नाम सुने होंगे, कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना। क्या नाम सुने हैं? कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का आप नाम सुने होंगे। इसकी क्या होती है? इसकी शुरुआत होती है जिसमें सरकार ने ये लक्ष्य रखा है कि SC, ST, OBC और मुस्लिम समुदाय की लड़कियों के लिए कस्तूरबा गांधी विद्यालय खोला जाए। और यह कैसा विद्यालय था? तो एक आवासीय विद्यालय था। बात क्लियर है? 29 जुलाई 2020 की बात करें तो 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति आती है। क्या आती है? नई शिक्षा नीति आती है। नई शिक्षा नीति आती है जो कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित होती है। और यह कहा जाता है इस नीति के अंतर्गत 2030 तक जो स्कूली शिक्षा है उसमें 100% GER के साथ विद्यालय के माध्यमिक जो विद्यालय है और तथा शिक्षा का सार्वभौमिकरण कर लिया जाएगा। और इसमें कॉन्सेप्ट दिया जाता है किसका? 5+3+3+4 का कॉन्सेप्ट दिया जाता है। ठीक है, अब नई शिक्षा आयोग में बेसिकली इसी की बात हो रही है। ठीक है, जिसमें यह कहा गया है कि 12 वर्ष की स्कूली शिक्षा होगी और 3 वर्ष की प्री स्कूली शिक्षा बताई जाएगी। 1 जनवरी 2015 की बात करें तो 1 जनवरी 2015 को क्या गठित होता है? नीति आयोग का गठन होता है। किसका? NITI, नेशनल इसमें जो है नीति आयोग का गठन होता है। नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो आपके प्रधानमंत्री जी होते हैं। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो जैसे इसका फुल फॉर्म आपसे नीति का पूछता है तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया मतलब राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था अर्थात नीति आयोग। बात क्लियर है? नीति आयोग सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करता है, उससे निर्देशात्मक एवं नीतिगत गतिशीलता प्रदान करता है। यह केंद्र और राज्य सरकारों पर नीति के प्रमुख कारकों के संबंध में प्रासंगिक महत्वपूर्ण तकनीकी परामर्श उपलब्ध कराता है। बात क्लियर भैया? तो नीति आयोग जो है इसका जो प्रदेश अध्यक्ष होते हैं वो आपके प्रधानमंत्री जी होते हैं। प्रधानमंत्री क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। अब करंट अफेयर संबंधित थोड़ा बात कर लें तो इसके जो नीति आयोग के वर्तमान में जो CEO हैं वो आपके VR सुब्रमण्यम है। कौन है? VR सुब्रमण्यम है। सुब्रमण्यम है। और अगर हम बात करें किसकी? इसके उपाध्यक्ष की, तो इसके उपाध्यक्ष मेरे भाई कौन है? इसके उपाध्यक्ष आपके सुमन बेरी हैं। बात क्लियर है? इसके उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी है। और 12 जुलाई 1982 की इसकी स्थापना होती है। तो 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना होती है। किसकी स्थापना होती है? नाबार्ड की स्थापना होती है, जो कि ग्रामीण विकास में अपनी भूमिकाएं निर्धारित करता है। इसमें पूछा क्या है? नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर C 1 जनवरी 2015 को हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर क्या है? नई आर्थिक नीति के प्रमुख आयाम थे निजीकरण, उदारीकरण और विश्वव्यापीकरण। देखिए, नई आर्थिक नीति कब आती है? ये आती है 1991 में। उस वक्त जो आपके मुख्य प्रधानमंत्री थे वो थे आपके नरसिम्हा राव। कौन थे? नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री होते हैं। नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री होते हैं मनमोहन सिंह। ठीक है, वित्त मंत्री कौन होते हैं? मनमोहन सिंह। वित्त मंत्री मनमोहन सिंह होते हैं। और इस नई आर्थिक नीति में LPG का कॉन्सेप्ट दिया जाता है। LPG
एलपीजी का कॉन्सेप्ट दिया जाता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। मतलब यहाँ पूछा क्या है, 3 प्रमुख आयाम कौन थे? तो लिबरलाइजेशन मतलब होता है उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन मतलब होता है निजीकरण और ग्लोबलाइजेशन मतलब होता है विश्वव्यापीकरण। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी, उपयुक्त तीनों इसमें क्या है, सही है। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर कभी कभी आपसे पूछता है कि जो आज इसमें जो है नई आर्थिक नीति या नई आर्थिक सुधार पहली दफा कब आया था, पूछा जाता है आपसे नई आर्थिक नीति, नई आर्थिक नीति या नई आर्थिक सुधार जो पहली दफा कब आया था, तो ये आया था आपके 1985 में, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया और लाने वाले कौन थे, राजीव गांधी थे। बात क्लियर है, राजीव गांधी ने इसको लेकर के जो है अपना विचार व्यक्त किया। हालांकि यह जो है धरा पर नहीं उतर पाई, लेकिन नरसिम्हा राव की सरकार ने जो है वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के निर्देशन में एलपीजी का कॉन्सेप्ट लेकर के आए और उसके बाद से भारत जो है ग्रो कर गया। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, राइट है। चलिए 9वां नंबर लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष कब से शुरू होता है? देख ऑप्शन ए 1 जुलाई से 30 जून तक, ऑप्शन बी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ऑप्शन सी 31 मार्च से 30 अप्रैल तक, ऑप्शन डी 30 जून से 1 जुलाई तक। देखिए अगर हम बात करें किसकी, आरबीआई की, देखिए अगर हम आरबीआई की बात कर लेते हैं तो आरबीआई का पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जान लेते हैं। आरबीआई की जो स्थापना है एक ऐसे समझ लीजिए 1921 में गठित होता है यंग हिल्टन आयोग। क्या गठित होता है, यंग हिल्टन आयोग गठित होता है। यह अपनी रिपोर्ट 1924 में देता है और कहता है कि भारत के लिए क्या एक केंद्रीय बैंक की आवश्यकता है, और यह इस रिपोर्ट पर इम्प्लीमेंटेशन कब होता है, तब इसके लिए बनाया जाता है आरबीआई एक्ट। आरबीआई एक्ट कब बनता है, 1934 में। इस आरबीआई एक्ट के द्वारा ही 1 अप्रैल 1935 को क्या, 1 अप्रैल 1935 को क्या होता है मेरे दोस्त, आरबीआई की स्थापना होती है। कितने रुपए के साथ, 5 करोड़ रुपए के साथ इसकी स्थापना होती है, जिसका राष्ट्रीयकरण कब किया जाता है, 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। यह एक केंद्रीय बैंक है, या इसको आरबीआई को आप बैंकों का बैंक कह सकते हैं या भारत का बैंक कह सकते हैं। बात क्लियर है। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय बंबई में बनाया गया है। कहाँ पे, इसका मुख्यालय बंबई में बनाया गया है। बात क्लियर है। और यह जो आरबीआई है यह भारत में मौद्रिक एवं साख नीति निर्धारित करता है। अगर आपसे ये पूछे कि आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन है, आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन है, तो वो है आसबार्न स्मिथ। कौन है, आसबार्न स्मिथ है। और आज़ाद भारत के प्रथम आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो वो हो जाते हैं आपके सीडी देशमुख। हमने कल की क्लास में बताया था जो आरबीआई एक्ट 1934 है, इसके धारा 7 के अंतर्गत जो विमुद्रीकरण की बात होती है, इसमें सरकार आरबीआई सलाह लेती है या इसको निर्देशित कर सकती है। हमने चर्चा करी थी। इसमें पूछा क्या गया है, लेखा वर्ष। देखिए 2 चीजें होती हैं, एक होता है आपका लेखा वर्ष और एक होता है आपका वित्त वर्ष। 2 चीजें होती हैं और दोनों में बड़ा कंफ्यूजन होता है। देखिए अगर हम बात करें लेखा, तो लेखा आया है ना, तो जुलाई की बात करते हैं। मतलब क्या, 1 जुलाई से 30 जून तक की जो बात होगी वो होगी लेखा वर्ष के लिए। और अगर हम वित्तीय वर्ष की बात करते हैं तो जो वित्तीय वर्ष होता है मेरे दोस्त वो होता है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक। बात क्लियर है। तो इसमें पूछा क्या, हमसे पूछा है लेखा वर्ष, तो 1 जुलाई से 30 जून तक जो क्या होता है, लेखा वर्ष होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक का प्रमुख कार्य क्या है? भारत में मौद्रिक नीति एवं साख नीति का नियंत्रण करना, नोटों का निर्गमन करना, सरकारी बांडों का क्रय और विक्रय करना और उपयुक्त। अभी हमने इस पर चर्चा करी थी। भारत में मौद्रिक एवं साख नीति का निर्धारण कौन करता है, आरबीआई करता है। नोटों का निर्गमन कौन करता है, आरबीआई करता है। जैसे 2000 के नोट जो अभी मार्केट में आए, या ये कह सकते हैं कि जो मोदी जी 8 तारीख को आकर के सन 2016 में जब कहे थे कि 500 और 1000 के नोट बंद, तो वो किसके द्वारा कहे थे, वो आरबीआई से सलाह करते हैं और आरबीआई को निर्देशित करते हैं कि हम ये वाला काम करने जा रहे हैं। किसके द्वारा, आरबीआई एक्ट
के जो 1934 उसके जो 7 धारा है उसके अंतर्गत कहते हैं ये बंद करेंगे, तो आरबीआई कहता है ठीक है बंद कर दीजिए। इसके स्थान पर आप क्या लेकर के आएंगे, जो 2000 के नोट है वो लेकर के आएंगे। तो नोटों के निर्गमन का जो सिद्धांत है वो भी आपके आरबीआई के अंडर में होता है। सरकार निर्देशित कर सकती है कि आप ये वाला नोट बंद कर सकते हैं और ये वाला नोट चालू रख सकते हैं। सरकारी ब्रांडों का क्रय विक्रय, आप देखते होंगे आप स्टाम्प पेपर लेते हैं, ट्रेजरी लेती है, ये सारी चीजें जो होती हैं वो सरकारी बांड के अंदर आती हैं। उसका पैसा कहाँ जाता है, आरबीआई में जाता है। तो इसमें राइट आंसर जो आपका उपयुक्त तीनों हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्या भैया, ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? 2 अक्टूबर 1975 को, 2 अक्टूबर 1958 को, 1 फरवरी 1964 को या 17 मार्च 1957 को? बताइए ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई? देखिए ग्रामीण बैंक की स्थापना का ध्येय जो था, क्योंकि गांधी जी ने कहा था कि जो भारत है वो गांव में बसता है, इसके विकास के लिए 1975 में 2 अक्टूबर 1975 को ग्रामीण बैंक की स्थापना होती है। किसकी? ग्रामीण बैंक की स्थापना होती है 2 अक्टूबर 1975 को। ठीक है, इस दिन जो है 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना होती है। ठीक है, इसमें मुरादाबाद, आपका गोरखपुर, भिवानी, जयपुर तथा मालदा में इसकी स्थापना होती है। अभी भी अगर कहीं जो ग्रामीण बैंक नहीं है तो इसमें 2 राज्य आते हैं, एक आता है आपका सिक्किम और दूसरा है गोवा। इन 2 राज्यों में आज भी क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक की बात नहीं होती, यहाँ पे ये बैंक स्थापित नहीं है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। 2 अक्टूबर 1958 किसकी स्थापना हुई थी? तो 2 अक्टूबर 1958 को NAFED नेफेड की स्थापना हुई थी, मतलब राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन भारतीय संघ की स्थापना हुई थी। ठीक है, किसके तहत यह स्थापना हुई थी? तो यह स्थापना राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 के अंतर्गत स्थापना हुई थी। इसको वैधानिक किया गया था, लेकिन इसकी स्थापना कब हुई थी नेफेड की? तो ये हुई थी 2 अक्टूबर 1958 को। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 1 फरवरी 1964 की। तो 1 फरवरी 1964 को भारतीय औद्योगिक विकास निगम, किसकी? भारतीय औद्योगिक विकास निगम की स्थापना कब होती है? 1 फरवरी 1964 को होती है। यह अपना कार्य 1 जुलाई 1966 से शुरू करता है, भारतीय औद्योगिक विकास निगम। ठीक है, उसके बाद बात करें 17 मार्च 1997 को। तो 17 मार्च 1997 को अगर बात करें तो भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक, क्या? भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक। निवेश आया ना तो निवेश 97 याद कर लीजिएगा, और औद्योगिक की बात करें तो ये 1964 में हुई थी। भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक की स्थापना होती है। इसकी अधिकृत पूंजी करीब 1000 करोड़ रुपए होती है और इसका मुख्यालय कहाँ होता है? कलकत्ता में होता है। पूछा क्या हमसे है, ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी। और इसी ग्रामीण बैंक की देन है जो 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना होती है। किसकी स्थापना होती है? नाबार्ड की स्थापना होती है। तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर पे भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड को वैधानिक दर्जा कब दिया गया था? 12 अप्रैल 1988, 12 जुलाई 1982, 30 जनवरी 1992 और 30 जनवरी 1998। बताइए इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो सेबी है, SEBI ना कर दीजिएगा, सेबी मतलब क्या होता है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। इसकी जो स्थापना होती है, सेबी की जो स्थापना होती है, अगर आपसे स्थापना वर्ष पूछेगा, क्या? अगर आपसे स्थापना वर्ष पूछेगा तो इसका स्थापना जो हुआ था 12 अप्रैल 1988 को इसकी स्थापना होती है। किसकी? सेबी की। ठीक है, यह जो है को आर्थिक उदारीकरण की नीति के अंतर्गत पूंजी बाजार में निवेशकों की रुचि बढ़ाना था उनके हितों की रक्षा के उद्देश्य से की गई थी। 30 जनवरी 1992 को एक तिथि और आती है जो महत्वपूर्ण है, वो है 30 जनवरी 1992 को ये एक अध्यादेश पारित होता है और सेबी को वैधानिक दर्जा दिया जाता है। ठीक है, तो ये 2 प्रश्न बनते हैं वैधानिक दर्जा। यहाँ पे 2 प्रश्न क्या बनता है? एक तो बनता है कि सेबी की स्थापना कब हुई थी और दूसरा बनता है कि सेबी को वैधानिक दर्जा कब दिया गया था। तो वैधानिक दर्जा 30 जनवरी 1993 को दिया गया था और इसमें 1992 को दिया गया था। और अगर स्थापना की बात करें 12 अप्रैल 1988 को विशेष स्थापना होती है। पूछा क्या है? भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड को वैधानिक दर्जा कब दिया गया? तो वैधानिक दर्जा दिया गया था 30 जनवरी 1992 को। ऑप्शन नंबर सी क्या है? इसका राइट आंसर है। 13 नंबर क्या है?
भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत करने का श्रेय किस वायसराय को जाता है? ऑप्शन ए विलियम बेंटिक, ऑप्शन बी क्लाइव, ऑप्शन सी कैनिंग, ऑप्शन डी कर्जन। बताइए बजट का जो प्रावधान है ये किस गवर्नर ने शुरू किया था? विलियम बेंटिक ने शुरू किया था, क्लाइव ने शुरू किया था, कैनिंग ने या कर्जन ने? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए अगर हम इसकी बात करें कि सबसे पहले जो है कौन बजट पेश करने का सिस्टम शुरू किया था, तो इसमें अगर हम एक एक करके, जैसे विलियम बेंटिक की बात करें तो सबसे पहला गवर्नर ये था। कौन था? पहला गवर्नर ये था। कर्जन की बात करें तो इसमें सबसे बड़ी जो योजना थी इसकी बंगाल विभाजन की, ठीक है, बंगाल विभाजन कब हुआ था ये भी आपसे पूछता है। 19 जुलाई 1905 को हुआ था, जिसका इम्प्लीमेंटेशन जो है ये आपका 16 अक्टूबर 1905 को होने वाला था, ठीक है, हुआ। और इसी के विरोध में 19 जुलाई में जब ये जारी हुआ इसकी जो अधिसूचना है, जिसके विरोध में 7 अगस्त को जो है जो अधिवेशन शुरू होता है, ठीक है। अब देखिए कैनिंग की बात करते हैं तो अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय था, ठीक है, अंतिम गवर्नर जनरल पहला वायसराय हुआ करता था ये। अब इसमें देखिए कैनिंग के विषय में बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि जो 1857 की क्रांति थी, 1857 की क्रांति, उसको बाकायदे ये इसी के टाइम में हुई थी। और 1857 की क्रांति ठीक है। अब इसमें जो है आगे चल करके 1857 की क्रांति के बाद जो है, जैसे आगे चल करके जो 1859 में इसने कार्यकारिणी की जो एक बैठक बुलाई और कहा कि भारत के लिए बजट का प्रावधान किया जाए। तो सबसे पहले जो बजट है ये 1859 में इसने करा था, और जो पारित हुआ या जो पेश किया गया था वो 1860 में पेश किया गया था। 1860 में किसके द्वारा पेश किया गया था? जेम्स विल्सन के द्वारा पेश किया गया था। किसके द्वारा? जेम्स विल्सन के द्वारा जो है यह बजट पेश किया गया था। बात क्लियर है। 7 अप्रैल 1860 को वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में जो है प्रथम बजट जो है जेम्स विल्सन ने ही प्रस्तुत किया था। बजट का जो प्रावधान है यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में किया गया है। और अगर ये किसके लिए? केंद्र के लिए। और अगर हम राज्य की बात करते हैं तो राज्य के लिए जो इसका प्रावधान है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 202 में है। बात क्लियर है। और यहाँ पे सीधे बजट 112 या 202 में बजट नहीं लिखा गया है, लिखा क्या गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण। क्या लिखा गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा गया। बात क्लियर भैया। तो वार्षिक वित्तीय विवरण की बात यहाँ कही गई है, ठीक है। देखिए पूछता है आपसे कभी कभी कि भारत में पहली दफा जो है रेल बजट, आम बजट एक साथ का प्रस्तुत हुए तो 1921 में ये एक साथ प्रस्तुत हुए थे। ये अकवर्थ कमेटी पर जो है इसने, अकवर्थ कमेटी ने कहा था कि इसको एक साथ प्रस्तुत किया जाए, ठीक है। हालांकि अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत की आज़ादी के बाद सबसे पहला बजट किसने पेश किया था, तो वो पेश करने वाले थे आपके जॉन मथाई। 1950 में उन्होंने पहला बजट पेश किया था। बात क्लियर है। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लाइव की बात करें तो भैया क्लाइव जो है आपका जो ये कह सकते हैं कि जो बक्सर के युद्ध हुआ, बक्सर, हालांकि इसने जो है 1757 में पहली दफा जो है प्लासी का युद्ध हुआ, और उसमें इसने जो भारत के ये कह सकते हैं सबसे बड़े राजा हुआ सिराजुद्दौला, उसमें मराठों की शक्ति और जो निजाम थे उनको मिला करके इसने उनको हराया था। और आगे चल करके जब 1764 का युद्ध होता है बक्सर का, तो उसमें जो है जब मुनरो विजयी होता है तो जो अंग्रेजी सत्ता होती है वह क्लाइव को भेजती है किसके लिए? समझौता करने के लिए कि साहब जाइए और जो मुगल सल्तनत है और जो अवध के नवाब हैं तो उनसे समझौता कर लीजिए। तो ये आता है और कहता, और किसके लिए आता है? ये आता है तो इलाहाबाद की संधि कराता है। क्या कराता है? इलाहाबाद की संधि कराता है। और इलाहाबाद की 2 संधि होती है, एक 12 अगस्त 1765 को और दूसरी जो होती है वो 16 अगस्त 1765 को। 12 अगस्त वाली होती है जो मुगल सल्तनत के थे शाह आलम द्वितीय के बीच, और जो दूसरी जो है होती है इलाहाबाद का संधि वो होती है अवध के नवाब के द्वारा, ठीक है। इसमें राइट आंसर आपका हो जाता है कैनिंग। कैनिंग ने ही बजट प्रणाली की शुरुआत करने का श्रेय कैनिंग को दिया जाता है। 14 नंबर चलते हैं। इसमें क्या पूछा है? निम्न में से कौन सी समिति कर सुधार संबंधित है? वाचू समिति, एल.के. झा समिति, राजा चलैया समिति या केलकर समिति? बताओ भैया इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए अगर हम बात करें किसकी? वाचू समिति की, तो वाचू समिति जो है ये प्रत्यक्ष कर से संबंधित है। किससे? प्रत्यक्ष कर से संबंधित है वाचू समिति। एल.के. झा समिति ये कई दफा पूछा गया है। तो एल.के. झा समिति किससे संबंधित है? अप्रत्यक्ष कर से। किससे? अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है एल.के. झा समिति। राजा चलैया समिति किससे संबंधित है? तो राजा चलैया समिति भी किससे संबंधित है? यही तो है कर सुधार से। किससे? कर सुधार से। और केलकर समिति किससे संबंधित है? केंद्र राज्य संबंध है। किससे? केंद्र राज्य संबंध से संबंधित। कौन?
सॉरी जो ये केंद्र राज्य संबंध से नहीं बल्कि केलकर समिति जो है ये प्रत्यक्ष और परोक्ष करारोपण संबंधित है। बात क्लियर है? इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर चलते हैं। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने अपना कार्य कब करना आरंभ किया था? 1990 में, 1954 में, 1955 में, 1948 में। बताओ इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, भारतीय लघु विकास बैंक, ठीक है, भारतीय लघु विकास बैंक की बात करते हैं तो जो भारतीय लघु विकास बैंक है इसमें भारतीय लघु विकास बैंक, इसमें पिछली बार प्रश्न भी आया था, इसको ही क्या बोलते हैं? सिडबी बोलते हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? लखनऊ में है। और इसकी स्थापना कब होती है? स्थापना वर्ष इसका है 2 अप्रैल 1990 2 अप्रैल 1990 में इसकी स्थापना होती है। कितनी पूंजी लगा के? 250 करोड़ रुपए लगा के इसकी स्थापना होती है सिडबी की। सिडबी की स्थापना लखनऊ में होती है, 2 अप्रैल 1990 को होती है। पूछा क्या है इसने अपना कार्य कब आरंभ करना शुरू किया? तो जाहिर सी बात 1990 में आरंभ करना शुरू किया है। ऑप्शन ए इसका क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करते हैं आगे चल करके, जैसे 1954 में कौन शुरू किया था? तो 1954 में भैया SIDO हुआ करता था, लघु उद्योग विकास संगठन, लघु उद्योग विकास संगठन। ठीक है, 1955 में बात करें आगे चल करके राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, क्या? राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, ये जो है राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम अपना काम कब से? 1955 से शुरू किया था। ठीक है, और अगर हम बात करें कि इसकी 1948 में तो IFCI भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम जो है इसकी स्थापना होती है 1948 में। बात क्लियर है? चलिए सर, इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या है? आयात निर्यात के लिए वित्त व्यवस्था है भारत में शीर्ष संस्था कौन सी है? IBRD है, IMF है, WTO है या आयात निर्यात बैंक है? बताओ भैया कौन है जो आयात निर्यात के लिए जो है भारत में सबसे उच्च संस्था मानी जाती है? तो देखिए, आयात निर्यात की सबसे उच्च संस्था जो है वो आपकी है एग्जिम बैंक, या इसी को बोलते हैं एग्जिम बैंक। ठीक है, एग्जिम बैंक जो है ये आयात निर्यात की संस्था है, सबसे शिखर संस्था, सबसे उच्च संस्था है। इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है 1 जनवरी 1982 को क्या होता है? इसकी स्थापना होती है। आयात निर्यात के विषय में चर्चा करता है। WTO की बात कर लेते हैं। WTO जो पहले इसका नाम था वो GATT मतलब गाट था। गाट की स्थापना कब हुई थी? 1946 में हुई थी, लेकिन ये काम 1948 से करना शुरू किया था। आगे चल करके 1995 में जो इसका नाम क्या हो गया? WTO हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया। ठीक है, IMF की बात कर लेते हैं तो IMF की स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई थी। और यह इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड होता है। ठीक है, इसका जो मुख्यालय है वो आपके अमेरिका में है। ठीक है, IBRD की स्थापना, जैसे IBRD की बात करते हैं तो IBRD मतलब पुनर्निर्माण एवं विकास का अंतरराष्ट्रीय बैंक है, जो आगे चल करके ये बन जाता है विश्व बैंक। ठीक है, आगे कई संस्थाओं 7 संस्थाओं से मिलता है और विश्व बैंक का निर्माण करता है। तो इसमें पूछा क्या? आयात निर्यात के लिए वित्त व्यवस्था शीर्ष संस्था कौन है? तो आयात निर्यात बैंक एग्जिम बैंक है, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1982 को हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी पुस्तक के लेखक कौन है? एडम स्मिथ हैं, कार्ल मार्क्स हैं, मार्शल हैं या कीन्स हैं? बताओ भैया। देखिए, एडम स्मिथ की एक प्रसिद्ध पुस्तक है, क्या? वेल्थ ऑफ नेशन। क्या? वेल्थ ऑफ नेशन जो है एडम स्मिथ की पुस्तक है। कार्ल मार्क्स की पुस्तक आप नाम सुनेंगे दास कैपिटल का। ठीक है, दास कैपिटल ये पूछा जाता है, दास कैपिटल जो है ये पूछा जाता है, ये कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। अगर मार्शल की बात करें तो मार्शल की पुस्तक का नाम क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी। इसमें राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे चौथा ऑप्शन कीन्स दिया है, तो कीन्स किसकी? हाउ टू पे फॉर वार। क्या? हाउ टू पे फॉर वार, ये पुस्तक पहली पुस्तक इनकी ये है। उसके बाद जनरल थियरी ऑफ एनवायरनमेंट एंड इंटरेस्ट एंड मनी है। ठीक है, इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 18 नंबर पे। आय के वितरण
आय के वितरण में व्याप्त विषमताओं को प्रदर्शित करने वाला वक्र कहलाता है लॉरेंज वक्र, मिनी गुणांक वक्र, कुजनेट्स वक्र या फिलिप्स वक्र। बताओ भैया क्या कहलाता है। देखिए अगर हम बात करें किसकी, फिलिप्स वक्र की बात करते हैं। फिलिप्स वक्र जो है ये बेरोजगारी की दर, फिलिप्स वक्र क्या दिखाता है, बेरोजगारी की दर, बेरोजगारी की दर एवं मुद्रास्फीति का व्युत्क्रम, एवं मुद्रास्फीति का व्युत्क्रम को दिखाता है। अगर हम कुजनेट्स वक्र की बात करते हैं तो कुजनेट्स वक्र जो है ये प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के लिए ये शो करता है, प्रति व्यक्ति के आय में वृद्धि, प्रति व्यक्ति के आय में क्या वृद्धि की बात करता है। मिनी गुणांक की बात करें तो मिनी गुणांक जो है आय या संपत्ति के वितरण में व्याप्त असमानता, ठीक है, क्या है, आय या संपत्ति के वितरण में व्याप्त असमानता। पूछा क्या है, आय के वितरण में, आय और संपत्ति नहीं, आय के वितरण में जो व्याप्त विषमता उसको कौन करता है, तो उसके लिए भैया आपका लॉरेंज वक्र है। आय में विषमता की बात होगी तो लॉरेंज वक्र, आय और संपत्ति के वितरण में विषमता तो मिनी गुणांक, प्रति व्यक्ति आय के जो होगा उसमें अगर वितरण में उसको दिखाया जाएगा तो वो कुजनेट्स वक्र, बेरोजगारी की दर में वृद्धि और मुद्रास्फीति की बात होगी तो वो फिलिप्स वक्र के द्वारा दिखाया जाएगा। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 19 नंबर में क्या है, 19 नंबर में है निम्नलिखित में से कौन सी समिति लघु उद्योगों में सुधार संबंधित है, स्वामीनाथन समिति, दांतवाला समिति, सरकारिया समिति या महालनोबिस समिति। बताओ भैया इसमें क्या राइट आंसर होगा। देखिए अगर हम स्वामीनाथन समिति की बात करें तो ये जनसंख्या नीति से है, किससे, जनसंख्या नीति से है, जनसंख्या नीति से आपकी स्वामीनाथन समिति है। दांतवाला समिति किससे है, बेरोजगारी के अनुमान से, क्या, बेरोजगारी के अनुमान संबंधित है दांतवाला समिति। सरकारिया आयोग किससे है, तो सरकारिया आयोग जो है वो केंद्र राज्य संबंध से है, केंद्र राज्य संबंध से है। पूछा क्या है, पूछा इसमें लघु उद्योगों में सुधार, जिसे महालनोबिस समिति किससे है, तो भैया महालनोबिस समिति जो है ये राष्ट्रीय आय से है, किससे है, राष्ट्रीय आय से है। इसमें पूछा क्या, लघु उद्योग में सुधार संबंधित, तो भैया लघु उद्योग में सुधार संबंधित जो है ना तो स्वामीनाथन है, ना तो दांतवाला है, ना तो सरकारिया है, ना तो महालनोबिस है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अलग से आप नोट कर लीजिए, इसमें हो जाएगा आबिद हुसैन समिति, आबिद हुसैन समिति। आबिद हुसैन समिति जो है ये भारतीय जो समिति है ये लघु उद्योगों में सुधार संबंधित है, आबिद हुसैन समिति। स्वामीनाथन समिति जनसंख्या नीति संबंधित है, दांतवाला समिति बेरोजगारी संबंधित है, सरकारिया समिति केंद्र राज्य संबंध, महालनोबिस उस ये आपके जो राष्ट्रीय आय है उससे संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा आबिद हुसैन समिति, ये आपका राइट आंसर है। चारों के चारों ऑप्शन गलत है, राइट आंसर आपका आबिद हुसैन समिति है, लघु उद्योग में सुधार संबंधित है। ठीक है, अब 20वां और अंतिम प्रश्न लेते हैं। क्या भैया, वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं मुद्रास्फीति कहलाती है, मुद्रा अवस्फीति कहलाती है, मंदी कहलाती है या स्टैगफ्लेशन कहलाती है। बताओ भैया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए अगर हम बात करें कि मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं, जाहिर बात है अगर महंगाई बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है मूल्य स्तर गिरेगा तभी महंगाई बढ़ेगी। महंगाई बढ़ने को क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति कहते हैं। ठीक है, मुद्रा अवस्फीति या इसी को कभी कभी विस्फीति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विस्फीति कहा जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें महंगाई जो है वो कम होती है और मुद्रा जो है वो उसकी ताकत बढ़ती है। ठीक है, तो उसको मुद्रा अवस्फीति कहते हैं। उसके बाद बात करें मंदी क्या होती है, तो भैया जो मंदी है या इसी को जो मंदी है इसी को रिसेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिसेशन बोलते हैं। रिसेशन में क्या होता है, जब वस्तुओं की पूर्ति की तुलना में मांग कम हो जाती है, मतलब पूर्ति की तुलना में मांग, जैसे पूर्ति ज्यादा हो और मांग क्या हो, मांग आपकी कम हो जाए। ठीक है, तो ये मंदी की स्थिति होती है, मतलब सामान खूब स्थित है लेकिन मांग ही नहीं है तो वो मंदी का दौर होगा। स्टैगफ्लेशन में क्या होता है, ऐसी स्थिति में जिसमें मुद्रास्फीति के साथ साथ, मुद्रास्फीति मतलब क्या, महंगाई के साथ साथ क्या मंदी हो, महंगाई के साथ साथ अगर मंदी होती है तो वो कहलाता है, मतलब महंगाई भी हो और प्लस मंदी भी हो तो वो कहलाता है स्टैगफ्लेशन। पूछा इसमें क्या है, वह अवस्था इसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें क्या बढ़ जाती हैं, तो ये भैया होता है मुद्रास्फीति के अंतर्गत ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी और अगर पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।